हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। यदि आप 2025 के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए 6 क्वेश्चन एकदम रामबाण सिद्ध होने वाला है। बस आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपने सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है, यदि आपने कुछ बहुत पढ़ा भी है तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन 6 क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। यहाँ से आपके 20 और 25 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 100% है। मोस्ट वांटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हुआ है 2024 के एग्जाम में। कई सेटों में बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको करा दूं ताकि आपको 2025 में कोई भी तकलीफ न हो। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। यदि आपने एक कमेंट कर दिया बाबू तो मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड ट्यूशन करा दूंगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, बस आपका एक कमेंट आपके सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड ट्यूशन दिला देगा। ठीक है, सभी बच्चे को एक कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए इन 6 प्रश्नों को मैं आपको करा देता हूँ। सभी क्वेश्चन का उत्तर मैंने लिख कर लेकर आया है ताकि आपको इधर उधर नहीं खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। जो आपका वैश्विक आर्थिक महामंदी है, इसके कारणों का उल्लेख करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, मैं पहले लिख दिया हूं और ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका है। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न है कि उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, पीवाईक्यू है। तीसरा प्रश्न पढ़िए कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए। सभी प्रश्न का उत्तर मैं अभी बताऊंगा, पहले आप प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के महत्व को रेखांकित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें मृदा अपरदन है, इसके रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए उसको आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि छठवां प्रश्न है कि मिट्टी से आप क्या समझते हैं। भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, बताना है कि भारत में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं और उनका वर्णन भी करना है 2025 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपके 6 प्रश्न है। ये 6 प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। अब हम लोग चलते हैं एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न में है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसका उत्तर क्या लिखना है। ठीक है, देखो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है, तो आपको एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण। ठीक है, तो पहले आपको हेडिंग पहले इसको ब्लैक पेन से लगा लेना है आप अपने कॉपी में। यदि आपको अच्छा नंबर पाना है तो इसी तरह लिखना है जैसे मैंने लिखा है। तो इस पॉइंट को आपको ब्लैक पेन से जरूर लिखना है। पहला पॉइंट इस लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद देशों ने ज्यादा ऋण लिया, जिससे जिससे क्या बाबू, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या किया, देशों ने ज्यादा ऋण ले लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, बिगड़ गई। ये वैश्विक आर्थिक महामंदी का पहला कारण था। ठीक है, दूसरा कारण आपको क्या लिखना है, दूसरा कारण लिखना है कि अमेरिकी सरकार ने आयाती आयातित पदार्थों की सीमा शुल्क बढ़ा दिया, जिससे विश्व व्यापार को नुकसान पहुंचा। जो अमेरिकी सरकार थी वो ये आयातित पदार्थों मतलब आने और जाने वाले पदार्थों की जो सीमा शुल्क थी क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, जिससे विश्व व्यापार को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, और वो चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर, अगले वाले कारण पर। ठीक है ना, 2 कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है कि अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट होने से, जो अमेरिकी शेयर बाजार थे उसमें गिरावट होने से लोगों ने अपने खर्च क्या कर दिया, कम कर दिया। जो अमेरिकी शेयर बाजार थी उसमें गिरावट हुई, उससे लोगों ने क्या किया, अपना खर्च कम कर दिया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और आपको चौथा पॉइंट क्या लिखना है, चौथा पॉइंट लिखना है कि बैंकों में जमा राशि, जो बैंकों में जमा राशि था, राशि का बीमा न होने की वजह से लोगों की पूंजी खत्म हो गई, बैंक बंद होने लगे। क्या होगा बाबू, बैंक क्या होने लगे, बंद होने लगे। ठीक है, तो इस तरह आपके वैश्विक आर्थिक महामंदी के आपके 4 कारण थे। इन चारों कारण को आपको लिख लेना है और एकदम आसान आसान लिखा है ताकि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत न हो। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में
लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या लिखा है। अगला प्रश्न लिखा है बाबू कि उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। तो इसका उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको साइड करते हैं। ठीक है, तो आपको उत्तरदायी शासन का अर्थ बताना है। तो सबसे पहले आपको इसी तरह लिखना है उत्तरदायी शासन का अर्थ। इसको आपको ब्लैक पेन से हेड लगाना है, उत्तरदायी शासन का अर्थ, और अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब उसके आगे लिखना है कि उत्तरदायी शासन का मतलब है कि शासक वर्ग के लोग अपने कामों के लिए जनता या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हो। उत्तरदायी शासन का क्या मतलब बाबू कि जो शासन वर्ग के लोग हैं अपने कामों के लिए जनता या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति क्या हो, जवाबदेह हो। फिर क्या लिखना है बाबू, आपको लिखना है कि उत्तरदायी शासन में जनता के पास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों को उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराने का अधिकार होता है। जो उत्तरदायी शासन में जनता के पास अपने चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं और अन्य अधिकारियों को उनके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराने का अधिकार होता है। किनको, उत्तरदायी शासन में जो जनता होते हैं उनको। ठीक है, अब आपके आगे लिखना है कि साथ ही इन अधिकारियों को पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा से काम करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको लिखना है इसमें, क्योंकि लॉन्ग में 6 नंबर का प्रश्न है तो आपको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उत्तरदायी शासन में निर्णय संविधान और कानूनों से सुसंगत होनी चाहिए। जो उत्तरदायी शासन होती है इसमें जो निर्णय संविधान और कानूनों से सुसंगत होनी चाहिए। तो इस तरह आपको लिखना था उत्तरदायी शासन का अर्थ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि एकदम समझ में आ गया होगा। इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और अपने कॉपी पर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, और वो चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको आप लोग देखिए। तीसरा प्रश्न था आपका कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है आपका कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है। हेडिंग क्या लगाना है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। हेडिंग लगाना है, ब्लैक पेन से इसको हेडिंग लगा देना है। ठीक है, अब सबसे पहले लिखना है कोयला। हेडिंग क्या लिखना है, क्योंकि एक कोयला क्या है, एक ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। तो कोयला के बारे में लिखना है कि कोयला एक ज्वलनशील तलछटी चट्टान है जो मृत पौधों के अपघटन से बनती है। जो आपका कोयला होता है बाबू एक ज्वलनशील तलछटी चट्टान है जो मरे हुए पौधे होते हैं उनके अपघटन से बनती है। कोयला मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। जो आपका कोयला होता है ये मुख्य रूप से किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। ठीक है, अब आपको दूसरा इसमें लिखना है, दूसरा लिखना है पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होता है क्या होता है, एक परंपरागत स्रोत होता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि पेट्रोलियम को अक्सर कच्चा तेल कहा जाता है। जो पेट्रोलियम होता है इसको अक्सर क्या कहा जाता है, कच्चा तेल कहा जाता है। यह एक जीवाश्म ईंधन है। यह क्या है, जीवाश्म ईंधन है जो शैवाल जैसे जानवरों की मृत और सड़ती हुई सामग्री से बनता है। जो पेट्रोलियम है एक जीवाश्म ईंधन है बाबू। ठीक है, मतलब जीवों से बनने वाला ईंधन है। ठीक है, जो शैवाल आपका जानवर होता है उसके मृत शरीर और सड़ती हुई सामग्री से क्या होता है, बनता है कौन, पेट्रोलियम। ठीक है, और वो चलते इसके अगले वाले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी क्या एक प्रकार का परंपरागत स्रोत है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है कि प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोकार्बन गैस है। क्या है, हाइड्रोकार्बन गैस है कौन, प्राकृतिक गैस, जो मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। जो आपके प्राकृतिक गैस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को बारे में लिखना था। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न था। आपको बस इतना ही लिखना है। पॉइंट वाइज मैंने लिखा है ताकि आपको पॉइंट वाइज क्या हो सके, याद हो सके। ठीक है, यदि आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा बाबू, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और यदि आपने इस तरह लिख दिया जिस तरह मैंने लिखा है तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। जितने नंबर का प्रश्न रहेगा पूरा फुल नंबर आपको एग्जामर दे देगा। ठीक है, अब हम चलते इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के महत्व को रेखांकित कीजिए। किसके बारे में, सरकारी जो स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र को अब क्या करना है, महत्व को बताना है। तो चलिए इसका भी उत्तर मैं आपको बताता हूँ। हेडिंग लगाना है उत्तर, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है उत्तर। इसमें लिखना है क्या, लिखना है बाबू
कि सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जो सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, इनका महत्व विभिन्न क्षेत्रों में होता है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आपका सरकारी स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? समाज में, समाज के विकास में। ठीक है, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख है। यहाँ पर मैंने नीचे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख किया है। ठीक है, पहला है सेवा प्रदान। पहला क्या है? सेवा प्रदान। इसमें लिख रहा है कि सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के संगठन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सेवाओं की प्रदान करते हैं। जो सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, इस सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक सेवाओं क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। ठीक है, और आपका अगला इसमें लिखना पॉइंट रक्षा और सुरक्षा। क्या लिखना है? रक्षा और सुरक्षा। ठीक है, इसमें लिखना है कि सरकारी स्वामित्व वाले संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा की व्यापक देखभाल करते हैं। जो सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, ये संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा की व्यापक देखभाल करते हैं। तो इस तरह आपके प्रश्न का उत्तर रहा। बस आपको इतना ही लिखना है और आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो आप इसे क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो इसका आंसर आप क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है, ब्लैक पेन से हेडिंग का लगाना है। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग लगाना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। इसको आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लगा देना है। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखना है? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण। वृक्ष मिट्टी को बांध कर रखते हैं और पानी के बहाव को धीमा कर देते हैं। यदि आप क्या करेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष लगाना स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे, तो क्या होगा, जो वृक्ष के जो जड़ें होंगी वो क्या करेंगे, मिट्टी को बांध कर रखेंगी। जिससे क्या होगा कि जब पानी जाएगा तो उसमें क्या मिट्टी साथ में नहीं बह सकता है। ठीक है, तो ये लिखा है कि वृक्ष मिट्टी को बांध कर रखते हैं और पानी के बहाव को धीमा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह पहला पाठ्यक्रम था। दूसरा आप उपाय क्या कर सकते हैं? दूसरा उपाय कर सकते हैं पशुचारण पर नियंत्रण। पशुचारण मतलब पशु को चरने पर क्या कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा पशुचारण से मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। ठीक ना, क्या होता है, मिट्टी को नुकसान होता है। तो इसीलिए आपको पशुचारण पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण करनी चाहिए। तो ये आपका दूसरा उपाय हो गया। आपको तीसरा उपाय क्या लिखना है? जल संरक्षण। तीसरा उपाय क्या लिखना है? जल संरक्षण। इसमें लिखा है कि जल संरक्षण भी मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती है। जो जल संरक्षण है ये क्या करते हैं? मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती है। तो इस तरह आपके 3 पॉइंट है। बस आपको इसमें इतना ही उत्तर लिखना है और आपका फुल नंबर मिल जाएगा। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। इसी तरह आपको क्या लिखना है? हेडिंग डालना, अच्छे से लिख देना है, तो आपका 1 नंबर यहाँ से नहीं कटेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मिट्टी से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि मिट्टी से आप क्या समझते हैं। भारत की प्रमुख मृदा मृदा प्रकारों का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कि मिट्टी पृथ्वी की सतह पर, जो मिट्टी है ये पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली ढीली सतह वाली सामग्री है। जो मिट्टी है ये पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली क्या, वो ढीली सतह वाली क्या है, सामग्री है। यह कार्बनिक पदार्थों, खनिजों, गैसों, तरल पदार्थों और जीवों का मिश्रण है। जो मिट्टी है वो एक कार्बनिक पदार्थों, खनिजों, गैसों, तरल पदार्थों और जीवों क्या है, मिश्रण है। तो इस तरह आपको बताना है कि मिट्टी से आप क्या समझते हैं। तो आपको इतना लिख देना है उसमें। ठीक है, अब आपको मिट्टी का प्रकार पूछा है तो उसको मैं बताता हूँ। भारत में मिट्टी के कई प्रकार होते हैं। भारत में मिट्टी कई प्रकार पाए जाते हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी। आपने नाम सुना होगा जलोढ़ मिट्टी। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, ठीक है ना, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो देश के करीब 40% हिस्सों में पाई जाती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। याद रखना है, जो देश के करीब 40% हिस्सों में ही पाई जाती है। बस 40% जलोढ़ मिट्टी क्या कहती है, भारत में पाई जाती है। ठीक है, आपका दूसरा प्रकार क्या रहेगा? दूसरा प्रकार है काली मिट्टी। दूसरा क्या है? काली मिट्टी। तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है लैटेराइट मिट्टी। तो इस तरह क्या हुआ वो के भारत में पाई जाने वाले मिट्टी के प्रकार हो गए। ठीक है, तो बस आपको इसी तरह लिख देना है जैसे मैंने लिखा है।
ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना था कि मिट्टी से आप क्या समझते थे, आपने ऊपर बता दिया। मिट्टी के कई जितने प्रकार है उसको आपने नीचे बता दिया। ठीक है, तो यदि आपने इतना लिख दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 नंबर 100% क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका पूरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 6 प्रश्न में क्या कर दिया, वो आपको क्लियर करा दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।